देश विदेश में आपका स्वागत है। गुजरात के राजकोट में जिस कोरोना मरीज की अस्पताल में पिटाई की गई थी उसकी मौत हो गई है। मरीज की पिटाई का वीडियो 9 सितंबर का बताया जा रहा है और 3 दिन पहले मरीज की मौत हो गई। मरीज की पिटाई का जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ था। पिटाई का आरोप अस्पताल के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों पर लगा था। वायरल वीडियो में अस्पताल के कर्मचारी उसे जमीन पर घुटनों के बल दबाए हुए दिख रहे हैं और दूसरे कर्मचारी उसके साथ उसके हाथ जो हैं वो पकड़े हुए हैं। इस दौरान मरीज बार बार कह रहा है मुझे मार डाल। वो पानी भी मांग रहा है और बताया जा रहा है कि मरीज कई बार खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। और बात कृषि बिल की करते हैं। लोकसभा से पास हुए कृषि संबंधित बिल की बात करें तो किसान लगातार इसे विरोधी मानते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अमृतसर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया जिसके कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बंद रहा। किसानों का कहना है कि इन बिलों को रद्द किए जाने तक उनका विरोध जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। वहीं किसान संगठनों ने 24 सितंबर को रेल रोको आंदोलन और 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान भी किया है। कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जहर खाने वाले किसान प्रीतम सिंह की बठिंडा के अस्पताल में मौत हो गई। प्रीतम सिंह मानसा के रहने वाले थे और 15 सितंबर को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव बादल में भारतीय किसान एकता की ओर से प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन के दौरान प्रीतम ने जहरीली दवा खा ली थी और कल उनकी मौत हो गई। अब किसान यूनियन इस मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार जहां 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है, वहीं किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ। सड़क और सोशल मीडिया में किसान संगठन अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। वहीं लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए। अभी इसका राज्यसभा में पास होना बाकी है, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। लोकसभा में बिल पास होने के विरोध में रोहतक की अनाज मंडी में हड़ताल की गई, जिसकी वजह से बाजरा, कपास समेत दूसरी चीजों की खरीद फरोख्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मोदी सरकार से हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने बिल का बचाव किया है और कहा है कि वो किसानों से मिलकर उनके संदेह दूर करेगी। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से लगा झटका हरियाणा की राजनीति में भी महसूस किया गया। शुक्रवार सुबह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसानों से जुड़े बिलों के मसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। बीजेपी के लिए राहत की बात यह रही कि फिलहाल जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी नए कानूनों के समर्थन में है। निश्चित तौर पर 25 तारीख से जो खरीद शुरू होगी धान की फसल की, किसानों को उसी में ये भरोसा हो जाएगा कि एमएसपी का जो उनका मुद्दा है उसको लेकर के बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में प्रतिबद्ध है। जो भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेसी लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम दूर करने का काम 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अकाली दल की तरह दुष्यंत की पार्टी का जनाधार भी किसानों के बीच है। किसान फिलहाल पार्टी से नाराज चल रहे हैं कि वो किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर खामोश क्यों रहे। उन्होंने सिरसा में उनके घर के सामने प्रदर्शन भी किया। जब ये एजिटेशन किसानों का चल रहा था तो तब हमने लाइक माइंडेड पार्टी से बात की थी, तो उनके साथ हमने बात की थी कि हम भी ये इशू रेज कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप भी रेज करो। अब उन्होंने क्या करना है, उनकी अलग पार्टी है, वो देखें। हमने उस टाइम कोशिश की थी कि सभी इकट्ठे हों और ये बिल ना आए, लेकिन वो कोशिश पूरी कामयाब नहीं हो पाई। अकाली चाहते थे कि जेजेपी भी बिल का विरोध करे, लेकिन जेजेपी तैयार नहीं हुई। शायद उसे एहसास है कि हरियाणा में चुनाव अभी दूर है। हरियाणा में जो दुष्यंत चौटाला किसानों का मसीहा कहवाता है, दिग्विजय का पोता कहवाता है, इसको तो अभी तक शर्म नहीं आई। देखिए, इसको भी इस्तीफा अपना जो है सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। इसके फायदे में है, वोट लोगों ने दी है इसको, वोट बीजेपी ने नहीं दी है इसको। जेजेपी कह रही है कि वो किसानों को नए कानूनों के बारे में समझाएगी और उनके संदेह दूर करेगी। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का समर्थन भी करते हैं और हरियाणा में भी वो सरकार में बने रहेंगे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विरोध कर रहे किसानों को, जो कि जननायक जनता पार्टी के कोर वोट बैंक भी हैं,
पार्टी उनको किस तरह से इस कानून के फायदे गिनवाती है और कैसे उनके धरने को समाप्त करवाती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जहां एक तरफ टीएमसी बीजेपी पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के गुटों में अंदरूनी अनबन का मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बिहार के शिवहर में जेडीयू विधायक का सरफुद्दीन पर देर रात जानलेवा हमला हुआ। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला कर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान विधायक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की तरफ से फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। साथ ही 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल भी रहे। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के अलवर में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात जिले के तिजारा क्षेत्र की बताई जा रही है। अपने भाई को पैसे देकर भांजे के साथ लौट रही महिला को पहले 6-7 लोगों ने घेरा, फिर जबरन एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। महिला की शिकायत पर अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। और इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर इंदौर के करीब बने एक टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। हमला करने वालों में 30 से 35 लोग शामिल थे और बताया जा रहा है कि ये सभी लोग करीब के गांव के रहने वाले थे। इन लोगों ने टोल कर्मचारियों पर हमला किया और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग उनसे टोल चार्ज लिए जाने से नाराज थे। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में पेट्रोल पंप मालिक और उसके कर्मचारियों के साथ 15 से 20 लोगों ने मारपीट की, साथ ही पंप पर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। दरअसल पेट्रोल पंप मालिक ने बिना मास्क पहने 2 युवकों को पेट्रोल भरने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज ये लोग बाद में अपने साथियों के साथ वहां पर लौटे और मारपीट के साथ तोड़फोड़ भी की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई बार खास को भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और ट्रकों पर ओवरलोडिंग के मामले पर कार्रवाई कर रही अंबाला की एडीसी और उनकी टीम पर 50 से 60 लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन मंत्री के दखल के बाद ही मामला दर्ज हो पाया। सरकारी गाड़ी की हालत बता रही है कि कुछ ट्रांसपोर्टरों का कितना आतंक इस इलाके में है। लाठी डंडों और पत्थरों से गाड़ी की हालत कर दी गई। ये गाड़ी अंबाला की एडीसी और आरटीए प्रीति के स्टाफ की है, जिसके साथ वो ओवरलोडेड ट्रकों की जांच कर रही थी। बस यही कुछ ट्रक वालों को पसंद नहीं आया। 0018 जो थी वो गाड़ी उन्होंने घेर के और उसको क्षति पहुंचाई और उसको डंडों से पत्थरों से तोड़ा गया। वहाँ पे उनके पास पेट्रोल की केनिया तक मौजूद थी, जिससे उन्होंने हमारी गाड़ी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की और गाड़ी को तोड़ करके उन्होंने एक गड्ढे में फेंक दिया। और हमारे स्टाफ के ऊपर भी हमला हुआ, जिसमें मेरे गनमैन को और मेरे ड्राइवर को चोटें आई हैं। जिस आईएएस के पास आम लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, वही आईएएस अफसर तकरीबन 50-60 लोगों के हमले के बाद अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परेशान होती रही। बाद में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दखल पर मामला दर्ज हुआ। उस टाइम तो उन लोगों ने हमारी गाड़ी घेरी, तो वो हमला करने की पूरी नीयत में थे। उन्होंने बाद में भी हम लोगों को जान से मारने तक की धमकी दे दी है कि अगर आरटी अंबाला कोई भी दोबारा से चालानिंग पे उतरता है तो हम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। सरकार की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने हम लोगों को किया है। इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर कट आदेश आ गए हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस संबंध में हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4-5 आदमी बाई नेम भी हैं, गाड़ियों के 2-4 के नंबर भी हैं। बाकी 50-60 आदमी अन्य जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं। जैसे उनकी पहचान करके उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। सरकारी ड्यूटी में बाधा डालना, मुलाजिम पे जानलेवा हमला करना, इस संबंध में हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
अब मामला सुर्खियों में आ गया है तो हो सकता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रांसपोर्टरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि वो सरकारी ड्यूटी कर रही किसी आईएएस पर भी हमला करने से नहीं हिचकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे है, उस पे हमला होता है और उसके बाद इस मामले को दर्ज करने के लिए गृह मंत्री को दखल देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसे हरियाणा में अभी भी अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। अंबाला से अंकुर के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के प्रयागराज में अब लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूर धीमे धीमे काम पर लौट रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों से लौटकर अपने घर आ गए थे और बहुत काम खोजने के बाद भी कहीं पर काम नहीं मिल पाने की वजह से अब वापस शहरों की तरफ जा रहे हैं। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से जुड़े 6 सदस्यों ने मिलकर 36 दिन भारत भ्रमण करने का फैसला किया है। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पूरी तरह से ठप है। ऐसे में वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ इन 6 सदस्यों ने सूरत से रोड ट्रिप शुरू किया और इस दौरान भारत के पर्यटन स्थल के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षण ये लोग करेंगे। ये रोड ट्रिप 18,000 किलोमीटर लंबा होगा। महाराष्ट्र के जायकवाड़ी बांध में भारी बारिश के बाद क्षमता से ज्यादा पानी भर जाने के बाद अब उससे पानी को छोड़ा जा रहा है। लगातार बहाव के बाद बांध के 4 गेटों को खोल दिया गया। अक्सर हम समस्याओं के लिए सरकार या प्रशासन को दोष देते रहते हैं और हाथ पर हाथ धरे रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक गांव में लोगों ने पानी की किल्लत का अपनी मेहनत और सूझबूझ से हल निकाला। ये रिपोर्ट आप देखिए। सरगुजा की सीतकालो पंचायत के एक गांव मतरेंगा के लोगों ने पानी का संकट अपनी मेहनत से दूर कर लिया। इसके पहले यहाँ के लोगों को यही पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ता था। जमीन पथरीली है, लिहाजा बोरिंग हो नहीं पाती थी। अरे बहुत दिक्कत रही, तरी ले चढ़ाते रहे नर वाले। फिर अभी तो सुविधा हो गई। कैसे पानी आ गई? तो कहाँ से आता पानी? पहाड़ से। तो पानी की समस्या कैसे रही से जग? कैसे नहीं रही, घाट लचा के लागन था। अच्छा। अब बोरिंग के पानी तो निकलवे नहीं करे। हाँ। किसे बोरिंग बना सकते? हाँ। वो तो बने दिया है, देख थन। तो अभी कैसे पानी लाता, कहाँ से लाता? अरे रे नदी के लान था। अच्छा, कैसे करके लाना था? पाइप के लाइन दिया है। गांव के सरपंच ने ये रास्ता सुझाया, सबने श्रमदान किया और गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी झरने पर पानी इन पाइपों की मार्फत गांव तक लाने में कामयाब हो गए। हमें बस्ती वाला सच्चू पूछा कि पानी एक ठो कहीं जग लाने लायक का है कि नहीं, तो बस्ती वाला बताएं कि है लाने लायक का। और उस समय 10-15 दिन के बाद में हमारा इंजीनियर एक ठो वो पहुंचा, तो मैं कहीं चलिए सर पानी देखे। चल देखे और देखे नेकर बाद फिर तुरंत पाइप वगैरह लाने सच्चू मंगाएन, तो बोला फिर पूरा बस्ती के आदमी मिल कुन पूरा वो गड्ढा खनेन। ये मिसाल बताती है कि सामूहिक कोशिशों से बड़े संकट हल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।